नमस्ते प्यारे बच्चों, देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आशा है आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब आपकी परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई और आपकी 29 तारीख को और 30 तारीख को परीक्षा है। तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 7 या 6 दिन बचे हैं आपके। तो अब आप लग जाएं इस पे। आज अपना जो चलेगा वो इस्माइल का कौन सा पेपर चलेगा बच्चों? 12th पेपर चलेगा। इससे पहले अपन 11 पेपर अपन पढ़ चुके बच्चों, और मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि पिछली वाली क्लासों को आप ज़रूर देख लें। जो बच्चे नए आए हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं, उनको तो ये पेपर जैसे देखते हैं अरे ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि उनको ईजी इसलिए लगने लग गया क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ेगा उसको आज इस पेपर को देंगे, अरे यार क्या है ये कौन कौन से प्रश्न हैं। लेकिन जो अब तक 1 से लेकर के जो 11 तक पेपर पढ़ लिए, उनको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया। अपने लिए कठिन और सरल कब होता है? जो पेपर, जो प्रश्न अपने लिए पढ़ा हुआ है, जो अपन को याद है, या जिसको अपन ने थोड़ा भी कभी देखा है, वो अपन को क्या लगता है, अरे ये तो ईजी है ये तो। और जिसको अपन ने कभी देखा ही नहीं प्रश्न को, वो अपन को कठिन लगता है बच्चों। यही है कठिन और सरल की परिभाषा। जो अपन आता है वो सरल है, जो नहीं आता वो अपने आप ऑटोमेटिक ये है। अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सब सरल होता है, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि अब तक की जो 11 क्लास है उनको आप अच्छी तरीके से देख ले, और आगे जो क्लासें लग रही हैं उनको कंटिन्यू आप उसमें पूरी क्लास को अटेंड करें। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे 12वां पेपर, और 12वें पेपर की अपन शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों, आप पढ़ रहे हो जैसे आपके और साथी भाई बहन भी पढ़े, इसलिए इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जैसे क्लास स्टार्ट होती है या जो नहीं होती उससे पहले ही, क्योंकि उससे पहले इसका प्रीमियर दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि सारे बच्चे एक टाइम पे आ जाए। तो आप जैसे मान लो कि इसको पहले दे दिया जाता है, जैसे गणित की क्लास है तो गणित की क्लास का प्रीमियर एक दिन पहले ही दे दिया जाता है। मतलब वो लिंक दिया जाता है आपको कि आप इस क्लास को दे दो। वो चलेगी तो उसी टाइम की 10:15 बजे से पहले नहीं चलेगी, लेकिन उसका हम एक लिंक दे देते हैं कि जैसे ही वो 10:15 होंगे तो उस लिंक को आप ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकते हो, जिससे जैसे 10:15 बजेगी तो क्या होगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनके तो मैसेज आ जाता है 2 बार। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके कुछ नहीं आता, तो उनको पता नहीं चलता कि क्लास आ गई। कई बच्चे ये, और मैं बताऊं, कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर लाइव आई नहीं रही क्लास। अरे मैंने कि जैसे लाइव ख़त्म हुई उसके बाद भी वो मेरे से पूछ रहा है। तो आपको बताऊं, लाइव का जो टाइम है वो उसी टाइम आएगी, ध्यान दो। अगली क्लास अपन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, 2 है ये विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला है और एक नालंदा है। अपने कोर्स में नालंदा वाली आई थी, इसलिए अपन उस नालंदा वाले की बात करेंगे। तो बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। देखिए आप लिखो, शाबाश, सभी बच्चे लिखेंगे। देखो ये आधे तो बस केवल ऐसे मुंह देख रहे हैं। लिखो फटाफट। और हाँ, उस कमेंट के साथ अपना नाम जरूर लिखा करो आपकी कौन है, जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ कौन कौन सा बच्चा जो है वो देख रहा है, कौन सा नहीं देख रहा है, और कौन है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो पूजा है जिसका कल पता चला कि वो कोमल थी। ऐसे ही कई बच्चे हैं, जैसे सतीश है, वो अलग अलग, तो वो हमको पता लग रहा है कि एक पूजा जो है वो रेगुलर है, उसका रिजल्ट देखना आप जब आएगा। ऐसे ही एक है, क्या नाम है, जो सतीश, उसने कल से मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी। पहले वो मैथ नहीं देख रहा था, केवल एसएसटी देख रहा था। कल से उसने आज उसने मैथ की क्लास भी देखी। अच्छा लगा मेरे को कि वो ये बच्चे को पहले पता नहीं था, अब पता लगा तो इसने स्टडी स्टार्ट कर दी है। और भी बच्चे हैं सारे, लिख दिया सबने। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। आंसर नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने की थी। बच्चों आपको केवल यही ध्यान रखना है,
गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त, जो अपन ने कल इसके ही पिताजी का एक प्रश्न पढ़ा था अपन ने कल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का कल अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था इससे पहले वाले में। उसके अगले वाले में से अब आज ये प्रश्न आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने। ये आप याद रख लें, जैसे उसकी जो विक्रमादित्य जैसे वो थी, ऐसे इसकी महेंद्रादित्य, उसकी क्या थी, विक्रमादित्य उपाधि थी, इसकी ये थी। तो आपको ध्यान केवल कुमारगुप्त रखना है। कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों। आंसर नंबर 2 देखो, देखिए आंसर नंबर 2, जवाब दो आंसर नंबर 2 का जल्दी से। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे, सभी। और आपको जैसे ये समझ में आता है कि हाँ, तो फिर आप लाइक तो करेंगे वीडियो को, और उसके साथ आप यस सर लिख के और ज़रूर ये करेंगे, जिससे मेरे को ये मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरे को पढ़ाने का ये रहेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अदरवाइज मैं सोचूंगा कि मैं ऐसे फालतू में बड़बड़ा रहा हूँ, आपके कोई समझ में नहीं आ रहा, तो मैं किसके लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्यों पढ़ाऊँ मैं। तो देखो, लिख दिया आपने सभी ने आंसर। सिक्कों के 10वें तथा अंतिम गुरु कौन थे। प्रश्न तो आपको दिख ही रहा था, बोला नहीं मैंने, अब की बार भूल गया। प्रश्न तो आपको दिख ही रहे वैसे। सिक्कों के 10वें गुरु, 10वें या अंतिम गुरु कौन थे। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब ये क्लास चलती है तो आप क्या करते हो, उसको जो यहाँ पर आपको पता हो 3 बिंदियाँ आती है, सबके अलग अलग सिस्टम होता होगा। वीडियो जब यूट्यूब पे चलाते हैं अपन तो यहाँ 3 बिंदियाँ आती है, यहाँ क्लिक करते हैं तो एक वीडियो क्वालिटी आती है, जिसमें अगर A144 हो रखा है तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इस पर। आपको कम से कम, जैसे आपको शायद 240 पी भी दिख जाए, लेकिन आपको ज़्यादा भी नहीं करा कम भी नहीं करा, 360 पी आप चलाओगे ना इसको, तो आपको बढ़िया दिखेगी क्लास, एक एक ये आपको समझ में आएगा। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो वो इस कारण से नहीं दिखता क्योंकि वो इस मोड पे चलाते हैं तो वो दिखता नहीं है। तो पेपर तो आपको दिख ही रहा है वैसे, तो आप फटाफट से दूसरे का आंसर आपने लिख दिए। देखे कौन था, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला आंसर नंबर 3, राजनीतिक लोकतंत्र की 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये प्रश्न 3 बार आ चुका, ये पेपर नंबर 10 में है, इससे पहले वाले पेपरों में भी ये आ चुका है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया कि कौन से पेपर में है। तो आप हर पेपर को पढ़ोगे तो अब यहाँ इसको ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले इसका खूब आंसर दे चुके हैं आप। लेकिन बच्चों यहाँ अभी मैं थोड़ा सा अब आपको समझाना चाहूँगा, वो ये समझाना चाहूँगा कि परीक्षा में प्रश्न मान लो ये तो कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का, लेकिन मान लो बच्चों उसने आपको कह दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रकार, तो बच्चों वो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। बच्चों ये रूप है, वो प्रकार पूछे आपको तो एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, इसको अपन शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं और इसको अपन प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये ऐसे पूछ लेता है और केवल पूछ लेता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए, लोकतंत्र के रूपों को बताइए, राजनीतिक बातें कुछ नहीं पूछ रहा, लोकतंत्र। तो फिर बच्चों आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, वो वाले आपको क्या बताने पड़ेंगे, उसके रूप बताने होंगे। लेकिन ध्यान रखना ये राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में कह रहा है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। अगर अब इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर तो आपको पता है कि लोकतंत्र की 2 रूपों की, जिसका आंसर आपने कल भी दिया था और आज भी आपने दे रहे हैं आप सब, कि राज्य के रूप में और शासन के रूप में। ठीक है, ये कब दे रहे हैं आंसर, जब राजनीतिक लोकतंत्र के प्रकार पूछे। अगर केवल लोकतंत्र के प्रकार पूछता है तो फिर आप तो उसमें क्या लिखोगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, इस तरीके से। अगला प्रश्न है अपना,
लोक, आंसर नंबर 3 तो आपने क्या कर दिया, राज्य के रूप में, व शासन के रूप में। अब जो ये जो लिख रखे हैं ना, इनको मैं आगे बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बार बार बताएंगे तो अपना टाइम ही होगा। इनको अपन उन्हीं क्लासों में देखेंगे, इनको केवल मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा यहाँ पर। आंसर नंबर 4, लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें बताइए। यह आ चुका, पहले बड़ा प्रश्न आ चुका कि लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों को बताइए। तो बच्चों में आपको बता दूं, लोकतंत्र की जो आवश्यक शर्तें हैं वो ये है कि सबसे पहली शर्त तो ये है कि लोकतंत्र में शांति और सुरक्षा का क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। पहला तो क्या है, शांति व सुरक्षा। ये क्या है लोकतंत्र की, दो पूछ रहा है अपन को, तो एक तो क्या लिख दिया अपन ने, शांति व सुरक्षा। दूसरा अपन ने लिख दिया निष्पक्ष न्यायपालिका। तीसरा अपन खूब लिख सकते हैं, खूब है, यानी कि उसके लिए आवश्यक शर्तें लोकतंत्र सफल बनाने के लिए। तो लोकतंत्र सफल कब बनेगा बच्चों, जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तभी तो शांति रहेगी, तभी तो लोकतंत्र सफल होगा। तो सबसे पहली तो अपन क्या कि स्वतंत्र वो शांति व सुरक्षा। दूसरा निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, तो निष्पक्ष न्याय होगा, तब किसी को साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वो भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में भेद होने लग गया तो फिर क्या, कहाँ का लोकतंत्र है। तो ये भी जरूरी है लोकतंत्र की उसके लिए। ठीक है, तो दो अपन ने बता दी, वैसे तो इसके खूब सारे हैं। अब सूचना पाने का, तो इसकी दो आपने लिख ही ली। पहला अपन क्या लिख सकते हैं, शांति व सुरक्षा, और दूसरी क्या लिखेंगे अपन, निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, मैं कह रहा था भाई नहीं लिखूं, फिर भी मेरे को लिख दिया। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि सूचना पाने का अधिकार क्या है और इसके कोई दो लाभ बताइए। बच्चों ये प्रश्न आपके जो था, क्या नाम है, जो पहले, इससे पहले जो अपना पेपर आया था उसके अंदर शायद 6ठे या 7वें पेपर में ये आ चुका, पूरा प्रश्न आ चुका वापस। फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी, यानी कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। ये RTI 2005, तो सूचना का अधिकार 2005 है। वो क्या है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। समझ में आई कि कोई केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उसका कोई भी विभाग हो, यानी कि कुछ है जो जिनको अपन ये नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो विभाग है जो उसके लिए, जिनको उनके दायरे में रखा गया है, सूचना के अधिकार के दायरे में रखा गया है, उन सभी विभागों से इस देश का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है बच्चों, सूचना प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण थोड़ा समझा देता हूँ मैं। आपकी क्या नाम है, जो मार्कशीट है, अब किसी स्कूल में रह गई, अब उसने कह दिया कि दे दी, आपने कहा नहीं दी, उसने कह दिया दे दी, आपने कहा नहीं दी। अब क्या करोगे आप, मेरे को चाहिए कि मेरे को आपने मार्कशीट कब दी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो साइन कराए होंगे ना, तो मेरे को चाहिए वो लिस्ट जहाँ मैंने मार्कशीट ली थी आपसे और जहाँ मैंने उसकी कोई रिसिप्ट या पावती प्राप्त की थी, बताओ कहाँ है। तो ये सूचना अपन मांग सकते हैं। पहले कहिए दे दी, बस हमारे पास अब कुछ नहीं है। और दूसरी कि जैसे मान लो नरेगा का उदाहरण, मैंने इसको समझाया तब भी नरेगा का उदाहरण दिया था। नरेगा में कोई काम कर रहे हैं, आपका नाम ही नहीं आ रहा, बार बार देख रहे हो नाम ही नहीं आ रहा। अब आप क्या करोगे, सूचना के अधिकार के तहत वो लिस्ट मांगोगे जिसमें बार बार नाम आ रहा है। आपकी एलिजिबिलिटी के जो और व्यक्ति है उनका बार बार नाम आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, तो कैसे पता लगेगा जब आप उस लिस्ट को निकलवाओगे। ऐसे तो आपको कि कब मैं तीसरी बार आया हूँ। ठीक है, तो क्या है कि सूचना के अधिकार के तहत
कोई भी देश का नागरिक केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो दो लाभ उसके कह रहा है कि कोई दो लाभ बताइए। तो दो लाभ यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उससे क्या नाम है जो विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से क्या नाम है जो उसकी जो कोई सूचना है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। कोई जो कागज है, कोई कागजात है, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, सूचना ले सकता है। लेकिन किसी की आप जैसे मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस केस की आपको वो चाहिए, उसकी क्या नाम है जो उसका या तो कोई न्याय जो था उसकी जो रिपोर्ट थी वो चाहिए आपको। तो वहाँ आप आरटी लगाओ, उसकी एक कॉपी देगा वो आपको, सत्यापित कॉपी। तो अपन किसी भी विभाग से सत्यापित कॉपी और उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दो लाभ हो गए। एक तो कि कोई भी नागरिक किसी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वह किसी भी दस्तावेज की क्या कर सकता है, सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, जो कानून इसके दायरे में आता है। किसी का मतलब यहाँ पर उसके दायरे में आता है। अगला प्रश्न, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। बच्चों, बायोगैस, जिसको आप अपने गांव में गोबर गैस के नाम से जानते हैं, वही बायोगैस जिसको अपन ने पेपर नंबर 8 में अच्छी तरीके से समझ लिया, खूब बढ़िया तरीके से। छत वर्षा जल संरक्षण, छतों के ऊपर शहरी क्षेत्रों में, इसको मैंने इसी पेपर के अंदर अच्छी तरीके से समझा रखा है। और वैसे खुद ही कह रहा है, छत पर पानी का, बरसात का जल संग्रहण करना और नीचे बड़े बड़े टांके जो ऊपर से छत का पानी भर रहा है उसको छान करके बढ़िया नीचे बड़े बड़े टैंक बना के उनमें इकट्ठा करना और बाद में जब बरसात ही आ जाए उस समय उसका उपयोग करना। ठोस ये अपन आ गया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा। यानी कि ये प्रश्न अपने पहले आ गया था, ये प्रश्न अपने पहले आ गया था, ये प्रश्न अपने पहले आ गया था और ये प्रश्न अपने पहले आ गया था। अब है प्रश्न नंबर 7। तो मैंने आपको 5 तक समझा दिया। अब मैं सीधा आ रहा हूँ प्रश्न नंबर 7 पे। और 7वां प्रश्न क्या है बच्चों, आपको ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। बच्चों, गांवों के हैं उनको तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि गांव में इतना प्रदूषण, क्योंकि जनसंख्या कम है और वहाँ पर जगह खूब है खुली, इसलिए वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शहरी क्षेत्रों के अंदर क्या होता है बच्चों, अब अगर आप कभी गए होंगे, जैसे जयपुर जैसे बड़े उसमें नगर में गए होंगे, मुंबई गए होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों कि क्या है, रहने के लिए जगह नहीं है, कचरा दूर की बात है। अब कहाँ फेंके उस कचरे को कहाँ ये रखे, तो फिर उसकी क्या करें। उस कचरे को क्या करते हैं कि नगर निगम द्वारा, सरकारी के द्वारा क्या किया जाता है, उस कचरे को बच्चों इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उसका फिर क्या किया जाता है बच्चों, देखो उनको ले जाया जाता है और फिर या तो उसको निस्तारण कर देते हैं। निस्तारण का मतलब जो जिस प्रकार का होता है, जैसे मान लो कोई खाद के काम में आ गया, जैविक खाद के रूप में उसको खेतों में डलवा दिया कि आप ये खाद ये काम आ गया। जैसे मान लो कि कोई इनके छिलके है, अब वो छिलके आराम से खाद के काम आ सकते हैं। दूसरा, और जैसे मान लो कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, अब उन प्लास्टिक को क्या करेंगे वो, तो उसका वो पुनर्चक्रण करेंगे, यानी कि उसको रिसाइकल करेंगे या रिड्यूस करेंगे, या उसका क्या नाम है जो उसको, या तो ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको वापस काम में ले सकते हैं सही साफ करके, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको वो वापस बना करके काम में ले सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकती है जिसका वो बिल्कुल निस्तारण कर सकते हैं, जैसे मान लो जला करके या ज़मीन में गाड़ कर, जैसे भी करके। तो इस प्रक्रिया का जो प्रबंधन करता है उसे ठोस कचरा प्रबंधन। अब ठोस कचरा क्या है, कोई भी सूखा या गीला कचरा, जैसे आप सब्जियां लाते हो, उनके छिलके हैं, ये गीला है लेकिन ठोस है। पानी है, अब पानी तो कैसा है, ठोस है क्या, नहीं है। और क्या है, जैसे अपन अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों के अंदर खूब सारी सिरिंजें वो पड़े, वो ठोस कचरा है। अपन लाए थैली में, किस सामान में कोई थैली में लाए, फेंक दिया, वो कैसा है, ठोस है। अपन लाए बोतल किसी की भी हो, चाहे तेल की हो, चाहे वो मिरिंडा हो, चाहे कोई सी भी हो, अपने जो कोल्ड ड्रिंक को कोई भी लाए फेंक दिया, ठोस। आजकल वो आमलेट वगैरह बनते हैं, उनके जो छिलके हैं वो किया, उनको फेंक दिया, वो कौन है, ठोस कचरा। इस ठोस कचरे को मानव स्वास्थ्य पर बिना प्रभावित किए
बिना प्रभाव डाले, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पे बिना प्रभाव डाले जब कूड़े का निस्तारण किया जाता है, जब कूड़े का प्रबंधन किया जाता है बच्चों, उसी को ही क्या कहा जाता है? ठोस कचरा प्रबंधन। तो इसकी परिभाषा लिखो। क्या लिख रहे हैं कि वातावरण व मानव स्वास्थ्य प्रभाव डाले बिना ठोस कचरे, कूड़े का निस्तारण, सॉरी पहले उपचार लिखते हैं। ठोस कचरे का उपचार, निस्तारण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण, आदि प्रक्रिया का प्रबंधन ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। क्या कह रहा है बच्चों? वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाले बिना ठोस कचरे यानी कूड़े का उपचार करना, यानी कि उसको जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मान लो जैविक खाद है तो वह खेतों में काम आ गई, कृषि के काम आ गई, अच्छी है, उसका उधर से ये कर लिया, निस्तारण कर दिया। कोई ऐसे मान लो प्लास्टिक है जो किसी काम की नहीं है तो उसको अपन ने कहीं पर ये करके उसको क्या नाम है जो अपन ने निस्तारण कर दिया, उसका पुनः प्रयोग कर लिया। कोई ऐसी चीज़ें थी जिनका अपन पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्चक्रण, उसको जैसे मान लो प्लास्टिक है, कोई ऐसी है बोतलें हैं, उनको वापस रिसाइकल कर लिया, उनको वापस काम में ले लिया। आदि प्रक्रिया का प्रबंधन ही क्या है? ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। अगला है बच्चों कि एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता के को शोषण के कोई 4 कारण बताइए। बच्चों इसको अच्छी तरीके से आपको पेपर नंबर 9 में बढ़िया से समझा दिया गया है, इसको आप वहाँ देखेंगे। अगला है सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों किन किन बातों का ध्यान रखेंगे देखिए आप एक बार। वैसे सब उनमें चलते हैं तो सब अच्छे से ध्यान रखते हैं, फिर भी आपको पता है अपने क्या नाम है जो उसमें परीक्षा के अंदर 4 नंबर का केवल सड़क सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको देखते हैं एक बार क्या क्या करना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है कि निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलो आप बताओ देखिए क्या क्या रखोगे ध्यान, फटाफट लिखो आप ही कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सड़क पे आप सब चलते हो, मैं अकेला थोड़ी चलता हूँ। जल्दी लिखो, देखिए फटाफट लिखो 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 लिखो। सब नहीं लिख रहे भाई, क्या क्या सावधानियां बरतोगे आप सड़क पे चलते समय, देखो देखे, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। अरे लिखो रे, सभी लिखो जल्दी। देखो पहला तो क्या ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल सही लिखा है, हमेशा रोड के बाईं ओर चलेंगे।
दूसरा, हमेशा रोड के बाईं ओर चलेंगे। दूसरा क्या करेंगे, पैदल चलते समय फुटपाथ, क्या बोलते हैं गुरु जी इसको, वो लाइव है, फुटपाथ ही बोलते हैं ना, फुटपाथ पर चलना चाहिए। देखो बच्चों, आपको पता है रोड पे जब आप देखते होंगे एक बीच बीच में वाइट वाइट सी पट्टियाँ होती है, अपने पैदल चलने के लिए एक ऊपर की साइड ऐसे बना हुआ रहता है ऊपर करके, उस पे अपन को चलना चाहिए जब अपन पैदल चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न क्या है कि जब भी रोड क्रॉस करो, रोड क्रॉस करते समय यातायात जो बत्तियां बोलते हैं अपन उनको, यातायात जो लाइट है, ध्यान रखे। कभी कभी जब अपन जाते हैं बाज़ार में या सिटी में जाते हैं तो देखते हैं किसी को कोई पता नहीं है, लाल हो रही है, उसको पता लग गया लाइट हो गई, अब ये आएंगी सामने, और लाल होते हैं अपन सीना तान के फौजियों की तरह वहाँ पर जाकर फिर सरेंडर हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो रोड क्रॉस करते समय हमें यातायात जो लाइट है उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और वो आपको पता भी है क्या, अगर लाल है तो अपन को रुकना है, क्योंकि आप अगर गए तो फिर शहीद हो जाओगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दूसरे आतंकवादी आएंगे एक साथ, जैसे बॉर्डर पे वो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। हरी हो रही है इसका मतलब आप जा सकते हो, और पीली हो रही है तो आप देखो दोनों तरफ क्या करना है। तो उनका अपन को क्या करना है, रोड क्रॉस करते समय अपन को यातायात बत्तियों का ध्यान रखना है और जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना है। रोड क्रॉस या पार जिसको अपन बोल सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को अपन ने पेपर नंबर 10 में परसों ही पढ़ा है, और आपसे मैं अब यही कहूँगा कि ये इतने प्रश्न अपन पहले वाले पेपर में पढ़ चुके हैं, तो इन पे अपन ज़्यादा ये नहीं करेंगे, अब उनको पढ़ेंगे तो अपने आप ही अपना रिवीजन हो रहा है। और अब अपन कल इसी टाइम इसी पेपर नंबर 13 के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।